हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई डोनाल्ड ट्रम्प की। तो वो कह रहे हैं डाउ जोन्स को वो 1 लाख पे ले जाएंगे उनके टर्म एंड होते होते। इसका मतलब जनवरी 2029 तक डाउ जोन्स ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई देगा उनके हिसाब से। अभी देखो, एआई की वजह से रैली वैली तो आई है, इस चक्कर में ज्यादा खुश हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एआई की जो रैली आ रही है वो फटनी है। वो कब फटनी है ये नहीं पता, बट वो फटनी है। करेक्शन आनी है, बढ़िया करेक्शन आनी है। अब वो करेक्शन कब आएगी, इनके जाने के बाद आएगी, इनके जाने से पहले आएगी, किसी को कुछ नहीं पता। और ये करेक्शन इसलिए नहीं आएगी कि एआई भाई फ्रॉड है, एआई काम नहीं करता। ये करेक्शन इसलिए आएगी, जो अनाप शनाप वैल्यूएशन बन गई है ना कंपनीज की, वो जस्टिफाइड नहीं है। इस चक्कर में करेक्शन आएगी। कंपनीज बिजनेस नहीं बना पा रही है, प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, बस वैल्यूएशन बढ़ी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक साइन निकल के आ रहा है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो एरिया 51 के जो यूएफओ सीक्रेट्स है उनको रिवील कर देंगे। भाई कहीं ना कहीं जो फाइल्स वाली बातें चल रही है ना, वर्ड नहीं यूज कर रहा, समझ जाओ कौन सी फाइल्स की बात कर रहा हूँ, बट जो फाइल्स वाली बातें चल रही है उस बात को डिविएट करने के ऊपर ये किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक लेवल पे काम चल रहा है इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट। देखो मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। इस टाइम ना बहुत सारे लोग खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प से। ग्लोबल लेवल की बात करके चल रहा हूँ। जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ही इज रेवोल्यूशनरी, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। बट कहीं ना कहीं जो आगे कर रहे हैं ना, वो सभी को नाराज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि हटे 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 हटे। सब उल्टा सोचते हैं इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में बहुत सारे प्रोटेस्ट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं को डिविएट करने का तरीका है कि भाई एलियंस वेलियंस वाली बातें कर दो कि भाई देखो 1940 में एक स्पेसशिप गिरी थी, वहां एलियंस निकले थे और हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, देखो। और उस चक्कर में से डिविएट किया जा रहा है कि भाई एरिया 51 को अनवील कर देंगे, जहां पे एक बार को स्पेसशिप गिरी थी, एलियंस थे वहां पे, एलियंस की लाशें लेके गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मतलब ये पूरी कंट्रोवर्सी है, पता नहीं है रियलिटी क्या है क्या नहीं है, बट अनाउंसमेंट होगी तब पता लगेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है। इसके अलावा इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क है ना, वो भाई पूरा बाहर निकल के आ गया कि क्या क्या होने वाला है। अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, यूएस इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ लगाने वाला है, जो हमारा टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया, लेदर हो गया, केमिकल हो गया, मशीनरी हो गया, और कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर जीरो करने वाला है, जैसे जेनरिक मेडिसिन हो गई, जेम्स हो गए, डायमंड्स हो गए, या एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो गए। इन रिटर्न हम अपनी जो ड्यूटीज है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं सारे यूएस गुड्स के ऊपर, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। दैट इंक्लूड्स नट्स, फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्प्रिट वगैरह। इसके अलावा इंडिया ने कहा है कि वो $500 बिलियन की परचेज करेंगे आने वाले 5 साल के अंदर यूएस से। और देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी हमने प्लेन की अनाउंसमेंट कर दी है, फिर ऑयल भी ले लेंगे उनसे। इसके अलावा हम एआई चिप्स लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं $500 बिलियन 5 साल के अंदर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर बात करी गई है एनर्जी, एयरक्राफ्ट, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी, कुकिंग कोल, जीपीयू, डेटा सेंटर्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं जीपीयू, डेटा सेंटर्स, एयरक्राफ्ट में मेजर हमको शेयर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में बात करी गई है कि भाई जो यूएस के मेडिकल डिवाइसेस है, आईसीटीज है, उनके रिव्यू स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। और यूएस वाले इसके बारे में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इंडिया वालों ने इस एग्रीमेंट के अंदर मेज, वीट, राइस, डेयरी, पोल्ट्री, एथेनॉल, टबैको और वेजीज को कंसीडर नहीं किया। मतलब इसके ऊपर कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला, तो एग्रीकल्चर रिस्क पे नहीं है। इसके अलावा इंडिया कह रही है कि हम रशियन ऑयल्स नहीं लेंगे, अपने रशियन ऑयल्स को रोक देंगे, जो डिजिटल ट्रेड रूल है उसको खत्म कर देंगे। आई डाउट, मतलब ये जो सोर्सेज है मैंने लिख दिए कि हाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। डिजिटल ट्रेड रूल को खत्म कर दिया जाएगा। ये एक तरह का रूल बनाया गया है जिसकी वजह से प्रॉफिट जो कंपनीज कंट्री में कमाती है उसको बाहर नहीं लेके जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर गूगल ने कमाया मान लो 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 1,000 का प्रॉफिट है ना, इसमें से 900 करोड़ तो भाई हमको यूएस वाली एंटिटी को देने हैं, क्योंकि उन्हीं की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ उनका है, ये उनकी रॉयल्टी फीस है। तो 100 करोड़ के ऊपर ही टैक्स दिया जाएगा। तो इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाया गया ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। आई डाउट, मुझे नहीं लगता क्या होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी है और नॉन मार्केट पॉलिसीज है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। अगर ओवरऑल ड्यूटी की बात करके चले तो टेक्सटाइल पे 50% से 18% पे आ जाएगा, लेदर फुटवेयर पे 50% से 18% आ जाएगा, डायमंड्स और जेम पे 0%, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स पे 0%, एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे 0%, ऑर्गेनिक केमिकल्स पे 50% से घटा के 18%, होम डेकोर्स और आर्टिसनल जो काम होते हैं उस पे भी 18% 50% से घटा के, और मशीनरी इक्विपमेंट्स पे सिलेक्टेड के ऊपर 18%। बाकी रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लियर हो चुका है कि इंडिया ट्रेड डील के पार्ट के अंदर जीपीयूज खरीदने वाली है, और बहुत ही ज्यादा जरूरत वाली चीज है ना इंडिया को। अगर एआई रेस में कुछ भी करना है तो हमको जीपीयूज खरीदने ही पड़ेंगे, और कोई
ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। मुझे लगता है कि एक बार को अगर आपको महंगे भी मिलते हैं ना इस टाइम पे जीपीयूज, तो दबा के जीपीयूज लो, अपना रिसोर्स डेटा सेंटर इकट्ठा करो ताकि इंडिया के अंदर मॉडल्स बन पाए और इंडिया के अंदर भी कुछ बड़ी चीजें हो पाए। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट भी जीपीयूज देती है स्टार्टअप्स को, अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट के अंडर ले सकते हो, बट उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे वो मिलती है, क्या क्या प्रोसेस है, वो नहीं पता भाई। मैंने भी अप्लाई करके देखा है, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। ज्यादातर स्टार्टअप से जो मैं बात करता हूँ वो अमेजोन से या फिर गूगल क्लाउड से ही ले रहे हैं। गवर्नमेंट वाली स्कीम्स तो पता ही नहीं है लोगों को। बाकी भाई वीडियो आगे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा इंडिया वालों ने $100 बिलियन का बोइंग प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है और देखो बहुत ही स्मार्टली चला जा रहा है। हमने उनके वॉर प्लेन्स नहीं लिए, उनके सेकेंडरी प्लेन्स ले लिए, उनके ये वाले प्लेन्स ले लिए और कहीं ना कहीं 5 साल के अंदर $500 बिलियन का जो इनसे काम करना है हमको, उसमें 100 बिलियन तो यही पूरा हो गया। 100 बिलियन मेरे हिसाब से डेटा सेंटर्स में चला जाएगा और मैं अभी अभी की बात कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा पीयूष गोयल जी ने सामने आके बोला है कि ये जो यूएस वाली ट्रेड डील हुई है इसमें फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ कुछ चीजों के ऊपर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस करी गई है कि भाई ये सब कंसिडर नहीं होगा, बट कुछ कुछ आइटम्स हो रही है। जैसे सोयाबीन ऑयल आएगा तो इंदौर वाली जो बेल्ट है, एमपी वाली बेल्ट है, वहां पर नुकसान दिखाई देगा। और सवाल ये है जीमो वगैरह अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो नहीं पता मुझे, क्योंकि कहानी क्या, अभी फ्रेमवर्क निकल के आया है, अभी तो डील भी साइन नहीं हुई है। अभी तो 1-2 महीने में डील साइन होनी है। जब साइन होगी तब पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे पहले क्या पता डोनाल्ड ट्रंप की नस खिंच जाए, वो मुकर जाए। बाकी रिलायंस ने 2 मिलियन बैरल का वेनेजुएलन ऑयल का ऑर्डर दे दिया भाई। इनको डिस्काउंट भी मिला है इसके ऊपर, $6.5 से $7 के आसपास का डिस्काउंट मिला है। अप्रैल 2026 का ऑर्डर है और कहीं ना कहीं रिलायंस के पास में एडवांटेज है। देखो मैं केमिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग करी है मैंने, और जो इनकी जामनगर रिफाइनरी है उसको हम पढ़ते हैं, मतलब हमको केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इनके लिए तो भाई बहुत ही एफिशिएंसी वाली चीज है, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है वो वेनेजुएला ऑयल को भी आराम से प्रोसेस कर सकती है और बाकियों को भी कर सकती है। पहले से ही इस लेवल की तैयारी हो रखी है। रिलायंस वाले तो बस मौके पे चौका मारते हैं, रशिया सस्ता मिल रहा है रशिया से ले लो, अब ये वाला सीन मिल रहा है यहाँ से ले लो, जहां से मिलेगा वहीं से प्रोसेस करके हम आगे दुनिया में सस्ता बेच देंगे। बाकी सऊदी अरामको की बात करके चले तो उन्होंने भी ऑयल प्राइसेस को घटा दिया है एशिया के लिए। 5 ईयर लो के ऊपर पहुंच गया है नंबर, ऑलमोस्ट 40 सेंट पर बैरल घटाया गया है रेट। अब लेट्स सी ऑयल के प्राइसेस आगे कैसे फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे वेनेजुएला वाला ऑयल मार्केट में अभी थोड़ा खुल के निकल के आएगा, रशिया वाले का पता नहीं क्या होगा, तो मार्केट की डायनामिक्स कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी। बाकी इंडिया के अगर फॉरेस्ट रिजर्व की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिए, $720 बिलियन के ऊपर पहुंच गए हैं। जहां पे अगर गोल्ड रिजर्व की बात करके चले वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, $14.595 बिलियन, लार्जेस्ट कंपोनेंट्स में से एक है अगर देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसीज वगैरह को कम किया जा रहा है और इंडियंस भी यही कर रहे हैं भाई। इंडियंस गोल्ड ले रहे हैं। अगर जनवरी की बात करके चले तो डिजिटल गोल्ड की सेल ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी है। आरबीआई ने वार्निंग दी थी भाई कि हमारे ऑफिशियल वाले सिस्टम से लिया करो, बहुत सारी एप्स आ गई है उसको मत लिया करो, बट कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड की कन्वीनियंस भी है। देखो मैं समझाता हूँ प्रो कॉन्स। पहली बात, अगर आप गोल्ड लेने के लिए जाते हो तो उस गोल्ड में मिलावट हो सकती है, आपको झूठा माल बेचा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में धोखा। उसके बाद में उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको घर पे रखना या लॉकर में रखना, कहीं पे भी रखना, वो बहुत टेंशन वाली बात है। अगर आप डिजिटल लेते हो तो आपके पास में डिजिटल फॉर्म में ही पड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी मार्केट मान लो बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और आपको लगता है कि अभी भाई जो रेट पे है बेच दो, बढ़िया तरीका है। अब मार्केट में जाओगे कई बार बेच ही नहीं पाते लोग, फिजिकल की प्रॉब्लम भी है। दूसरी साइड पे अगर डिजिटल की बात करके चले तो उसको इंस्टेंट बेच सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है आपने एक ऐसी स्टार्टअप से लिया है जो कि डिजिटल गोल्ड दे रही है और कोई बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कल को वो कंपनी बंद हो जाती है और इतना उनके पास में गोल्ड रिजर्व नहीं निकल के आता फिजिकल फॉर्म में, तो नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड खरीदा 1 किलो, आप जैसे मान लो 1000 लोग थे तो कंपनी ने 1000 किलो गोल्ड ले लिया। अब आपसे वो फीस भी लेती है इसकी स्टोरेज वगैरह वगैरह वाली। अब मान लो 1000 किलो उनके पास में होना चाहिए फिजिकल फॉर्म के अंदर। अब कल को वो कंपनी बंद हो जाती है, कुछ भी होता है, लॉस वॉस होता है, कुछ भी होता है। अब आपका गोल्ड जब चेक करा जाता है तो पता लगता है कंपनी में एक्चुअली 400 किलो ही पड़ा है। अब होती है प्रॉब्लम। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो गोल्ड के ईटीएफ वगैरह है ना उसकी तरफ ध्यान दो, जो कि सेमी रेगुलेटेड है वही। बाकी चाइना की बात करके चले तो वो डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि भाई अभी गोल्ड और निकाला जाए, जितना ज्यादा गोल्ड हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा है।
5 साल के अंदर बहुत मेहनत करी जाएगी। क्या हम डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने आगे कलेश तो मचा ही दिया भाई। तो अब ये डीप शाफ्ट माइनिंग करने वाले हैं, मतलब 2 किलोमीटर नीचे भी काम करेगी, एडवांस मेल्टिंग के ऊपर काम करेगी, मतलब गोल्ड को पिघला के निकालना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना, नैनो गोल्ड के ऊपर भी काम किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को निकाला जा सके और डॉलर को कम से कम किया जा सके। मैं कहता हूँ भाई ऐसी हाइपोथेसिस वाली बात, मान लो किसी देश ने एक्चुअली गोल्ड लैब ग्रोन कर दिया हो, अब वो देश बता नहीं रहा किसी को और ये गवर्नमेंट लेवल पे हो चुका है और वो गोल्ड बनाया जा रहा है और वो गोल्ड निकाला जा रहा है दुनिया के अंदर, अपने देश की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहा है। ऑल तो करप्शन आएगा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा अगर ये प्रोसेस होगा तो, बट मान के चलो ईमानदार है कोई देश और वो अपने देश को ग्रो करे जा रहा है, पूरी दुनिया को बता ही नहीं रहा और उसके बाद में पूरी दुनिया को बता रहा है भाई हमारे हाल बहुत बुरे हैं इसलिए मैं गोल्ड बेच रहा हूँ। वो गोल्ड बेचे जा रहा है और ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को उनका फॉरेस्ट रिजर्व खत्म होने वाला है। और जब फॉरेस्ट रिजर्व खत्म होना शुरू होता है, जैसा लगता है कि एकदम हाल बुरा हो गया है, अचानक अनाउंस करते हैं कि भाई हमने लैब गोल्ड ले दी है। तो सिंपल से अगर वो बेचेंगे और जियो पॉलिटिकल टेंशन मान के चलते जिस तरीके से चल रही है वैसी रहेगी, तो सारे नेशंस ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा दिया होगा, उसने नील कर दिया होगा। जैसे ही वो कहेगा लैब ग्रोन हो गया है, वैसी गोल्ड के प्राइसेस एकदम नीचे गिरेगी, क्योंकि भाई सप्लाई डिमांड का गेम है। अगर लैब ग्रोन हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी आप कॉस्ट को अपने हिसाब से कहीं पे भी ले जा सकते हो। पिक्चर की कहानी बन सकती है भाई, ये जो बता रहा हूँ मैं, वेब सीरीज बनाओ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाकी एसबीआई की बात करके चले तो उनका Q3 का प्रॉफिट 24.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 21,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया है इन्होंने क्वार्टर के अंदर। देखो यही बात होती है ना, इस क्वांटम के ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है और ग्रोथ भी करी जा रही है। ईयर ऑन ईयर 25% क्वार्टर का ग्रोथ है भाई, वो भी 21,000 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर। जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 9% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लोन ग्रोथ भी 15% होती हुई दिखाई दी है और जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो एसबीआई के लिए अच्छी चीजें ही है। बट टाटा मोटर्स की बात करके चले तो Q3 के अंदर उन्होंने 3486 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है भाई। जहां पहले 5406 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से इस लेवल पे लॉस के अंदर आ गए। जो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी है वो भी ऑलमोस्ट 26% के आसपास घटता हुआ दिखाई दिया है। देखो प्रॉब्लम क्या है, जो जेएलआर है ना, जगुआर लैंड रोवर, वहां पे साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से इनके ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हॉल्ट होते हुए दिखाई दिए। अब माल ही नहीं बन रहा था, सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे, तो भाई बिजनेस तो घटेगा ही ना, खर्चे पूरे हो रहे थे। बाकी 9 महीने के नेट प्रॉफिट की बात करके चले, वो 76,767 करोड़ के ऊपर है। जो इनके साइबर अटैक से जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी की बात चल रही है। बाकी डिज्नी की बात करके चले तो उन्होंने जियो स्टार से Q1 के अंदर $28 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया। ये मैं फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चल रहा हूँ, मतलब जब से इनका बिजनेस शुरू हुआ है ना, अभी तो हुआ है, एक ही तो क्वार्टर खत्म हुआ है इनका, तो उसी क्वार्टर की बात चल रही है। ओवरऑल इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया 5% ईयर ऑन ईयर, ऑपरेटिंग इनकम घटती हुई दिखाई दी है। बट वेट एंड वॉच, एक साल के अंदर ये बिजनेस देखना कैसे उठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाई पीछे रिलायंस बैठा है। रिलायंस बहुत स्मार्ट चल रहा है। रिलायंस ने 75% गुडनेस ग्रुप के खरीद लिए मात्र 6.5 करोड़ के अंदर। मात्र नहीं होता बट बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। यहाँ पे इनको नेक्सबा मिल गया जो कि लो शुगर ड्रिंक है, जिसके अंदर प्रोप्राइटरी कुछ स्वीटनर वगैरह है। तो अब वो वाले लॉजिक को इंडिया के अंदर लाया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है। इनके पास में पेस भी आ गया जो कि हाइड्रेशन ब्रांड है, जिसको पैट कमिंस को क्रिएट किए। तो कहीं ना कहीं इनका पोर्टफोलियो बहुत ही स्मार्टली एक्सपैंड हो रहा है और ये ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं, खाली इंडिया में काम नहीं कर रहे। लो शुगर हर्बल ड्रिंक्स इन सब के अंदर एक्सपैंड करेंगे। अभी यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, नेपाल, श्रीलंका सब में चले गए और इंडिया में तो एक्सपैंड करेंगे ही। तो रिलायंस और रिटेल बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है। मैंने केस स्टडी बनाई थी कुछ टाइम पहले, उसको देख लेना, उसमें आपको और समझ में आएगा कि भाई पूरा ये जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं और सारी चीजें इंडिया के अंदर कैसे जुड़ के चलने वाली है। बहुत ही डिटेल केस स्टडी है, देखोगे तो मजा आएगा। बाकी फिजिक्स वाला की बात करके चले तो उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है के लाइफस्टाइल एंड वेलनेस के अंदर। कामिया योगा एंड वेलनेस करके एक ब्रांड है। जनवरी 2025 में कंपनी शुरू हुई है भाई और 1.17 करोड़ का टर्नओवर रिपोर्ट किया है इन्होंने। अगर मैं 31 दिसंबर 2025 तक की बात करके चलूं तो देखो इतनी अर्ली इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। क्यों करी है, दोस्ती यारी थी पता नहीं, बट इतनी अर्ली इन्होंने 41% स्टेक ले लिया है कंपनी का। ये एक बड़ी चीज है भाई। और देखा जाए इनके बिजनेस से एकदम अलग है, योगा वगैरह है। क्या ये योगा वोगा में भी जाने वाले हैं क्या, कि भाई तैयारी भी कराएगी, स्किल्स भी वाला भी घुस चुके हैं, ये तैयारी में भी घुस चुके हैं, अब ये हेल्थ न्यूट्रिशन में भी घुस जाएगा क्या। कहीं ये ना हो कल को भाई ये रिफाइनरी भी लगा ले और रिलायंस से कम्पीट करके ऑयल भी बना रहे हो। कैसे हो बच्चों, अपनी गाड़ी के अंदर मेरा ऑयल डालो,
बाकी आरसीबी की बात करके चले तो उनको 1.8 बिलियन डॉलर का ऑफर मिल गया भाई, और किसने किया है? अब्राहम ग्लाजर ने, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के को ओनर है। आरसीबी की करंट वैल्यू 2 बिलियन डॉलर के आसपास कही जा रही है। मेंस और वुमेन टीम्स दोनों की अगर बात करके चले तो जो डियागो है वो बेचना चाहते हैं, मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करके चले तो। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से आरसीबी का जो गेम चल रहा है, जीते जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, वैल्यूएशन तो बढ़नी चाहिए। बाकी इनके अलावा और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। आदर पूनावाला जी है, अडानी ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, निखिल कामत भी है लाइन के अंदर, राजन पाई भी है लाइन के अंदर। तो सिंपल सी बात, ये फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होगा, या फिर आप कह सकते हो आईपीएल का जब ऑक्शन वगैरह शुरू होगा ना, उसी टाइम पे अपने को पता लग जाएगा क्या होने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने एनसीएलटी को बोला है कि भाई जो आपने फ्लिपकार्ट के एलिगेशन के ऊपर डिसीजन लिया है ना, उसको रिकंसिडर किया जाए। 2020 के अंदर ना एनसीएलटी ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी फ्लिपकार्ट के ऊपर कि भाई ये मार्केट का अब्यूज कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक कंपनीज को अलग अलग रेट दिया जाता है और कुछ कुछ को कुछ और दिया जाता है, और ये सही नहीं है, ऐसा वैसा। इन्होंने खुद के रिटेल बना लिए फिजिकल वाले, और उसी से माल बेच रहे हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट सीसीआई को कोई प्रूफ नहीं मिला था, इस चक्कर में सब डिसमिस होता हुआ दिखाई दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा भाई फिर से देखो। देखो सिंपल सी बात ये है, अभी शायद डेटा ना मिले बट अनऑफिशियली तो सबको पता है कि जो रेट्स बड़े ब्रांड्स को मिल रहे थे अपने फोन लॉन्च के लिए, वो अलग होते थे नॉर्मल ब्रांड्स के लिए। अगर एमआई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल रहा था वर्सेस मैं अपना कोई ट्रिमर निकाल रहा था, तो जो एमआई को रेट मिलता था और मुझे मिलता था वो अलग अलग था, और ये चीज सही नहीं थी, और ऐसा था। अनऑफिशियल है, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली शायद इसको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में छुपा दिया होगा, बट होता तो ऐसा ही था। इसके अलावा टेलकोस की बात करके चले तो उनको गवर्नमेंट के 1.77 लाख करोड़ रुपीस देने हैं, 1,77,000 करोड़ रुपया देना है। एजीआर ड्यूज की बात करके चले फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक। यहाँ पे अगर आप ब्रेकेज देखोगे भाई, रिलायंस जियो को सबसे कम देना है, वो बहुत ही ज्यादा कम देना है, 2,000 करोड़ से भी नीचे का नंबर है इनका। वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर बैठा है, ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास। टोटल जो लायबिलिटी है उसका 51% वोडाफोन आइडिया ओन करता है, और वोडाफोन आइडिया की इक्विटी भी गवर्नमेंट ओन करती है। इसके अलावा Crypto.com की बात करके चले तो उनके सीईओ ने AI.com भी खरीद लिया है। ये यूआरएल $70 मिलियन का खरीदा गया है भाई। देखो Crypto.com से उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। अब आइडिया ये है कि अब एआई आने वाले 10-15 साल के अंदर एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, तो उसी के ऊपर बैठ करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। $100 मिलियन के ऊपर ये डोमेन लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था मार्च 2025 के अंदर, और अब देखो भाई कहाँ बिक गया है, क्या चल रहा भाई, इतने महंगे महंगे डोमेन भी बिकते हैं। बाकी इंटेल और एएमडी ने ऑन किया है, जो नए सीपीयूज है उनकी शॉर्टेज आने वाली है भाई अभी रैम की शॉर्टेज सुन रहे हैं, डेटा सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, अब सीपीयू भी नहीं मिलेंगे। देखो कहानी क्या है, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है अब इनके रिसोर्सेज लगने वाले हैं एआई डेटा सेंटर्स की तरफ, तभी उनकी पूरी एनर्जी वही जा रही है। बट ये जो हम सीपीयूज वगैरह की बात कर रहे हैं ना, ये सीपीयूज हमारे लिए नहीं है, ये Xenon सर्वर्स की बात चल रही है। 6-6 महीने के डिलीवरी डिलेज चल रहे हैं। एक जगह पे कंपनी कह रही है भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम बर्बाद होने वाले हैं, और एक जगह पे इतनी डिमांड आ रखी है तो माल ही नहीं बना पा रहे हो। क्या चल रहा है भाई, क्या ये रियलिटी है या फिर आर्टिफिशियली सारा गेम बनाया जा रहा है? क्या यही है एआई बबल की शुरुआत? बाकी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करके चले तो इस साल $1 ट्रिलियन से ऊपर का रेवेन्यू छूती हुई दिखाई देगी ये इंडस्ट्री। इसके अंदर जो मेजर प्लेयर एनवीडिया, माइक्रोन वगैरह होने वाले हैं, क्योंकि यही सब डेटा सेंटर के ऊपर काम करेंगे। बट ये ना हो बीच में अचानक से कोई चाइनीज कंपनी निकल के आए जो एकदम गेम को बदल के रख दे। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे ना 2024 के अंदर रेवेन्यू देखो, 25 का जो रिवाइज नंबर है वो देखो कहाँ पहुंच गया, और अब तो नंबर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है ये जो नंबर है ना ये और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज प्रोजेक्टेड, जब साल खत्म हो गया ना बहुत हाई चांसेस है नंबर और शायद हाई दिखाई दे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।